हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी कि बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। पीछे हम लोग 39वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग 10 मैथ के प्रश्नों को सोल्व किए हैं और मैथ के अलावा कहीं कहीं रीजनिंग भी है, उसको भी हम लोग साथ में उसको सोल्व करके चलेंगे। जैसे हम लोग इसी जहाँ से हमने इस प्रश्न को लिया है वहाँ पर रीजनिंग से ही शुरुआत है और 10 के बजाय यहाँ पर 11 क्वेश्चन हो जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग मिला के। तो आइए हम लोग 40वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए मैथ के सेक्शन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140। कहता है कि यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर 4539545 लिखा गया हो तो उसी कोड में एबाइड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर आपको अल्फाबेट याद है तो इसमें कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ये सब क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है। 495। अब ध्यान दीजिएगा इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो अल्फाबेट में डी के स्थान पर 4 होता है, ई के स्थान पर 5 होता है, सी के स्थान पर 3 होता है या 3 के स्थान पर ऐसे कह सकते हैं, और आई जो होता है 9 नंबर स्थान पे होता है, और डी जो होता है 4 नंबर पे होता है, ई जो होता है 5 नंबर पे होता है। यानी कि अल्फाबेट के क्रम को सजा दिया गया है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए बी आई डी और ई को सिर्फ सजा देंगे। ए कितना पर होता है, 1 पर होता है, बी कितना पर होता है, 2 पर होता है, आई कितना पर होता है, 9 पे होता है, और डी कितना पे होता है, 4 पे होता है, और ई कितना पर होता है, 5 पे होता है। और यहीं जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब यहां से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो रहा है। पिछला जो था वो रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन कहता है यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपया हो और 2 अध्यापकों, यहां दिया हुआ है 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपया हो तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे कि योग निकालेंगे। और हम जानते हैं तो सबसे पहले योग निकाल के उसमें से उन दोनों अध्यापकों को घटा लेंगे तो शेष अध्यापक कितना बच जाएगा, 8 अध्यापक बच जाएंगे। तो यहां फिर से हम लिखेंगे वार्षिक औसत आय बराबर वार्षिक औसत आय बराबर, देखिए हम जानते हैं योग बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत हमारे पास क्या है, 25,000 गुना 10 और माइनस करेंगे 2 शिक्षक का, 2 गुना और प्रत्येक का बताया गया है कि कितना है, 20,000 है, और बट्टा जब आप बताइए कि 10 में से 2 शिक्षक का, तो बचे शेष कितना अध्यापक बचे, 8। अब 8 से इसको कैंसिल कीजिए। 8 से कैंसिल करने के लिए जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 5 और ये वाला 2 से उसके बाद ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 4 से दोनों में कैंसिल मारेंगे, इसमें भी और इसमें भी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास 5, यानी 5 से 4 हो गया। इस 4 से आप इसको कैंसिल कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, यह कटेगा 4 से करेंगे तो 6 चौका 24, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, उसके बाद 2 5 दूना 10 और 4 पचे 20, यहां तक कैंसिल हुआ, उसके बदले में एक 0 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 1 31, 3125, यानी कि 3125 और उसके ऊपर आ जाएगा एक 0 और माइनस हो जाएगा कितना, 5,000। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 26 26,250, अर्थात उस 8 टीचरों का यानी कि शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 26,250 रुपया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान एक पहला तरीका हम आपको बताते हैं और उसको विस्तार करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, मान लीजिए 180 है और 30 सीढ़ी चढ़ता है तो यह कितने भाग में बंट पाएगा? 6 भाग में बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा? 5, और 5 स्टेप उसको बच रहा है रुकने के लिए, और प्रत्येक बार कितने समय के लिए विश्राम करता है? 2 मिनट के लिए, अर्थात फाइनली 5 दूना 10 मिनट आंसर हो जाएगा। वह 10 मिनट तक क्या किया है? विश्राम किया है, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आइए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि कैसे इसको हम समझ पाएंगे। मान लिए कि यह 180 सीढ़ियों वाला है, 180 सीढ़ियों वाला है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 करते हुए 30 यहाँ पर पहुँचा, फिर उसके बाद 30 यहाँ पर पहुँचा, फिर ऐसे मान लिए कि 30 यहाँ पर पहुँचा, फिर मान लिए कि यहाँ पर 30 पहुँचा, 1 2 3 4 5 और फाइनली यहाँ पे आ गया 6। तो देखिए जब यहाँ से यह चला होगा तो यहाँ पे 2 मिनट रुका, फिर यहाँ 2 मिनट रुका, इसको इस साइड लिख देते हैं। 180 सीढ़ियाँ है मान लिए, फिर यहाँ 2 मिनट रुका, फिर यहाँ 2 मिनट रुका, और फिर यहाँ 2 मिनट रुका, और फाइनली यहाँ तो पहुँच ही गया, तो यह ऐड होगा ही नहीं। वह बीच में कितने जगह रुका? 5 जगह रुका, और यही जो है कितना हो जाएगा? 10 मिनट। आप गिनती इसकी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? अब देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये हमारे माइंड में ये चीज़ चला, ये आपके दिमाग में भी चलेगा, तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर लीजिएगा। 180 में हमने 30 से भाग दिया, इसका मतलब 6 स्टेप इसमें टूटा, तो ये अंतिम वाला इसमें नहीं ऐड हो पाएगा, अर्थात 5 जगह ही यह रुक पाया। आप हमने इसको खोल दिया, आप देख सकते हैं, और गुना कर दिए, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, अर्थात यही आप चाहें तो ऐसे भी करके आप गिनती करिएगा तो 10 मिनट नहीं यहाँ पे ये रुका, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी। 2 वर्ष के बाद, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां दिया हुआ है 4% और 1% अतिरिक्त, तो फाइनल कितना हुआ? 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा? ये जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, बिल्कुल वही चीज होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे a + b प्लस AB बटा 100 वाला जो फॉर्मूला होता है, आप या इसका सहारा लेकर भी बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। तो 4% नहीं 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5 प्लस उसके बाद में 5 × 5/100 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 5 10, और ये हो जाएगा 25, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 0.25, अर्थात फाइनल रिजल्ट होगा 10.25%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा भी तरीका अगर आप नहीं इसको समझें तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि जनसंख्या कितना है? 100 है। अब 100 है तो फिर मतलब 4% और 1 अतिरिक्त, तो कितना बढ़ के हो जाएगा? 5%, अर्थात 105 हो गया एक साल में। फिर उसका अगले साल 105 का 5% वृद्धि होगा इसका, अर्थात 105 में फिर अगर चाहेंगे तो आप 105 लगाना पड़ेगा हम लोग को, और बट्टा में 100 कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो बढ़ोतरी है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 गुना कर देते हैं यहीं पे 0.5, तो 50 25 के 5 हो जाएगा, इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 और यहाँ 5, 5 5 10 हो जाएगा। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, यह 0 1 बन जाएगा। उसके बाद में यह बीच वाला भी छूट जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ आ जाएगा, अर्थात जो 1102.5। अब इससे कंपेयर करेंगे, इसमें कितना का वृद्धि हुआ है?
10.25 का वृद्धि हुआ है और बट्टा कितना से कंपेयर करेंगे 100 से और गुना करेंगे 100%। फाइनल रिजल्ट होगा 10.25%। नहीं बोले कि जो भी चक्रवृद्धि ब्याज जैसे होता है ना, सेम वही चीज़ है। इस चीज़ को समझना पड़ता है थोड़ा सा कि यह कहाँ जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक इंजन जिसके पहिए की परिधि 7.1/2 मीटर है 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यह एक पहिया है, मान लीजिए कि यह किसी एक गाड़ी का एक पहिया है और इसकी परिधि जो है ये है, इसकी ये परिधि हो गई। परिधि मतलब एक तरीके से इसको लंबाई भी आप कह सकते हैं। इसका परिधि जो है 7.1/2 मीटर है और यह 9 सेकेंड में, यह मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया तो फिर घूमकर यहाँ आ गया और इसी तरीके से यह आगे, मान लीजिए आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है और यह 7 बार 7 चक्कर लगा लेता है। यह एक जगह पर भी कहीं हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है। अर्थात यह टोटल दूरी जो है यह कितना तय कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल दूरी बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 1 15 15/2 और गुना में हो जाएगा 7, अर्थात 15 सत्ते 105/2 मीटर का यह दूरी तय कर लिया। कितना समय में, समय भी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास समय हो जाएगा 9 सेकेंड। 9 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, इसकी चाल निकालना है। चाल बराबर वाट हो जाएगा। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो क्या हो जाएगा, दूरी हमारे पास है 105/2 मीटर इक्वल टू, मान लीजिए कि चाल जो है x है और इसका 9 सेकेंड समय लिया है। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, अच्छा नहीं भी कट रहा होगा तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। अर्थात x का जो मान आया कितना आएगा, 105/18 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जो भी मान होगा उसमें 18/5 से गुना किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 18/5 से। इससे यह कैंसिल हो जाएगा और यह 5 नहीं है, यह एस है, इसको मत समझ लीजिएगा, एस है। और इससे यह कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में। अर्थात एक्स का जो मान आएगा, चाल जो आया इसका 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं तो इसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहां भी वर्क इक्वल टू वर्क ही होता है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 10 श्रमिक यानी 10 मजदूर, लेबर, देखिए मजदूर और यानी कि व्यक्ति और टाइम जो है हमेशा ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे रखते हैं। कितना काम, एक काम को यानी कि एक कुआं को खोद लेते हैं। अर्थात फिर आगे बोला गया है कि इसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है। तो श्रमिकों की संख्या मान लिया कि x है और ध्यान दीजिएगा समय जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है। 1/2 कर देंगे और काम कितना है, एक ही काम है, कुछ है ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसका मतलब हो जाएगा इधर 40 इक्वल टू x/2, अर्थात श्रमिकों की संख्या x बराबर 80। आंसर हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146। 146 कहता है कि लकड़ी के एक ब्लॉक की माप 5 × 10 × 20 सेंटीमीटर है। कम से कम माप वाला लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मान लिए कि यह कोई लकड़ी का एक ब्लॉक है, हो सकता है इसे ये 3 डायमेंशनल ना होता है, ऐसे मान लिए कि कोई है
ऐसा हमने मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, 20 मान लीजिए कि इसका लंबाई है, 10 इसका मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन है और यहाँ पर ये 5 है ऐसे। अब इसमें कहा गया है कि घन बनाना है ठोस, तो कम से कम माप वाली, अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या किया जाता है इसमें, इसका और इसका, इन तीनों का आप क्या कीजिएगा, मस्सक ज्ञात कर लीजिए। मस्सक ज्ञात कर लीजिएगा, वो सबसे छोटी माप हो जाती है। यह आपको दिख रहा है, जो सबसे हम छोटा काट सकते हैं, तो इससे छोटा अब हम नहीं काट सकते हैं, और जो बड़ा है उसमें से इसी आकार का तभी हम काट सकते हैं ऐसा। अर्थात इस तरीके से काटेंगे तो 5 5 5 5, बाकी भी इसका जो भी पोर्शन होगा ये सब 5 5 में चला जाएगा। अर्थात जो घन हमारा बनेगा, घन वह 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ही ऊंचा होगा। अर्थात इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और यहां जो बोला गया है क्वेश्चन में, इसको हम क्या करेंगे, आयतन इक्वल टू आयतन करेंगे, या मसद से भी निकालिएगा तो इसका मान क्या आता, 5 आता। जो एक भुजा पता चल जाता और घन कहा गया है तो उसकी सभी भुजाएं समान कर दी जाती है। यहां हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, समझने वाली बात है, आयतन इक्वल टू आयतन करेंगे। तो पता नहीं कितने ऐसे घन होंगे, गुना 5 गुने 5 गुने 5 इक्वल टू 5 गुने 10 गुने 20 के बराबर हो जाए। 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो यह 2 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो यह 4 हो जाएगा, और x का मान अर्थात बलोगों की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147। 147 कहता है कि एक वर्ग परीक्षा में x तथा y को निम्नांकित अंक मिले। अर्थात ये विषय दिया हुआ है, यह x है, यह y है, और कुल मार्क्स यानी कि टोटल कितने अंकों का परीक्षा हुआ है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास और टोटल विषय का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि किसको अधिक अंक मिले हैं और कितने, किसको अधिक अंक मिला और कितना अधिक मिला। देखिए यहाँ पर भी इसको आप कई तरीके से आप बना सकते हैं। इसको देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का कंपेयर करके इसको जोड़ भी सकते हैं कि इसको कितना अंक मिला, फिर इसको कितना अंक मिला। आप जोड़िए, x के बारे में हम जोड़ के लाते हैं कि क्या आता है, क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, 9 और 4 13, 13 का 3 हो जाएगा तो हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 24 एक 25, 25 और 35 एक 31, 31 और एक हासिल आया था 32, 323 हो गया। इसको इतना अंक मिला है, इसको कितना अंक मिला है, जोड़िए, 8 2 10 और 9 19 का 9 हो जाएगा तो हासिल 1 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 35 और 1 31, 319 अंक इसको मिला है। टोटल जो मार्क्स है ये 400 में इन्होंने इतना इतना अंक प्राप्त किया है। हम क्या करेंगे, इसमें 400 से कंपेयर करा के भाग देंगे और इसको गुना 100% में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, 400 भाग देंगे और गुना में 100% में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इन दोनों से यह दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, शून्य, अब बच गया ये मान। अब ये दोनों मान बच गया तो ज़्यादा तो किसको मिला है, x को मिला है, क्योंकि इसको 323 अंक मिला है, इसको 319 ही मिला है। अर्थात इस परसेंटेज में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर इसका 2 LCM भी हम लोग लेंगे, 319 भाग 4 तो 4 का 4 ही रह जाएगा, और यहाँ 23 में से 19 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यह कैंसिल हो जाएगा, और यह सब में तो परसेंटेज लगा हुआ है दोनों में, यहाँ पर भी परसेंटेज आ जाएगा। अर्थात फाइनली 1% उसको ज़्यादा मिला है। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं करते, हमने जब इसका अंक भी अगर जोड़ लिया कि x को 323 अंक प्राप्त हुए और इसको कितना प्राप्त हुआ है, 319 प्राप्त हुआ है, तो दोनों में अंतर कितना का है और ज्यादा किसको है, इसको 4 अंक ज्यादा मिले हैं। कितना, 4 अंक ज्यादा मिले हैं, x को 4 अंक ज्यादा मिला है, तो 4 अंक ज्यादा मिला है और कंपेयर कर देंगे इन 400 से, तो क्या हो जाएगा, 400 और गुना 100% लगाना नहीं भूलेंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और यह कट जाएगा। अर्थात यहां से भी 1% ही उसको ज्यादा अंक मिल रहा है, किसको, x को। अब जिस ऑप्शन में x को 1% अधिक अंक मिले हैं अगर होगा वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 जो क्वेश्चन है यह परसेंटेज का बहुत ही
शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि y का x प्रतिशत z का y प्रतिशत हो तो z बराबर होगा, यानी कि इसको जब सोल्व कीजिएगा तो z बराबर क्या आएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। y का तो हम गुना करेंगे, x प्रतिशत तो हमने प्रतिशत कर दिया, बराबर है किसके, तो z का y प्रतिशत के बराबर है। अब गुना में है, कहीं भी प्रतिशत है तो उस सबके क्या फर्क पड़ता है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और y से y कट गया, अर्थात z बराबर हमसे पूछा गया है तो z बराबर क्या बच गया, x बच गया। अर्थात जिस ऑप्शन में x है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149। यह क्वेश्चन जो है यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात का यह क्वेश्चन है। कहता है यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d तो इनमें से किसके बराबर है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b, अनुपात का मतलब भाग होता है, भिन्न भी होता है, और समानुपात का अर्थ होता है इक्वल टू, यानी कि बराबर, c बाई डी। फाइनली इसका जब हम रिजल्ट लेंगे यह तिरछा गुना हो जाएगा तो AD बराबर BC हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या इसमें कि हम ऑप्शन को सिंपलीफाई करेंगे, जिस ऑप्शन से यह मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करते हैं। OPTION ऑप्शन A बट्टा B माइनस C में बदल जाएगा इक्वल टू, उसके बाद क्या है C बाई डी हो जाएगा। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हो जाएगा, और इससे इधर जब गुना करेंगे हम लोग तो BC माइनस C स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए AD एक साइड मिल रहा है, लेकिन आगे का BC मिलने के बावजूद B स्क्वायर हो गया, तो यह हमारा जो होगा क्या आंसर नहीं हो सकता है, यह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं तो लिखा हुआ है A माइनस बी और बट्टा में B इक्वल टू C माइनस डी और बट्टा में है D। तो इसको इधर गुना कीजिए, जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AD माइनस BD इक्वल टू BC माइनस BD। और देखिएगा यह दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो AD इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया हमें BC। अर्थात अब यह जिस ऑप्शन में है दोनों मैच कर गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे पीछे कहीं कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 150, जो यह लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि एक वर्ग की परिमिति 4a प्लस 8 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो क्या होता है भुजा यानी कि परिमिति बराबर, वह यहां लिख देते हैं, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा होता है। अब ध्यान देने वाली यहां बात यह है, तो सिर्फ भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 गुने भुजा इक्वल टू दिया हुआ है परिमिति हम यहां रख रहे हैं, अब 4a प्लस में 8 हो जाएगा। अब सिर्फ भुजा बराबर, इधर से हम 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो a, और यहां जब यह कटेगा तो हो जाएगा 2, अर्थात भुजा बराबर a प्लस 2 हो जाएगा। अब जब हमें भुजा पता हो गया तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अर्थात a प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस 2a और उसके बाद में b, यानी कि यहां 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब होगा कि a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर
ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।